हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर डिटेल में कवर करेंगे, जो कि है परिहार ईवी रामासामी। परिहार ईवी रामासामी और उनका पॉलिटिकल थॉट इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 61 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके हमारे बाकी वाले लेक्चर्स भी देखें। पॉलिटिकल साइंस का 10+2 लेक्चरर का ये लेक्चर नंबर 61 है। हमारे इन सब लेक्चर्स के अगर आप PDF या नोट्स चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। परिहार ईवी रामासामी और उनका पॉलिटिकल थॉट। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन और उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद उनका हम पॉलिटिकल थॉट जानेंगे। परिहार ईवी रामासामी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 17 सितंबर 1879 में ये पैदा होते हैं इरोड नाम की जगह में। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, आज के तमिलनाडु में है। ठीक है। इनकी डेथ कब और कहाँ होती है? तो 24 दिसंबर को इनकी डेथ होती है 1773 में, 1773 में। कहाँ? विल्लोर नाम की जगह है एक, तमिलनाडु में। विल्लोर का नाम आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। विल्लोर म्यूटनी के नाम से एक इवेंट हुआ था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, विल्लोर म्यूटनी। ठीक है। तो कब पैदा होते हैं? 1879 में। कहाँ पैदा होते हैं? इरोड नाम की जगह है, मद्रास में, तमिलनाडु में। डेथ कब होती है? 1973। कहाँ? विल्लोर, तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था इरोड वेंकटप्पा रामासामी। देखना, रामास्वामी नहीं है। साउथ इंडिया में काफ़ी सारे लोगों के आगे आपने नाम के आगे देखा होगा सामी होता है, सामी, रामासामी। इरोड वेंकटप्पा रामासामी। कब कुछ कुछ बुक्स में आपको इरोड वेंकट के नाम से भी मिलेगा, बट इनका पूरा नाम था इरोड वेंकटप्पा रामासामी। इरोड वेंकटप्पा रामासामी। ठीक है। ये एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा होते हैं, एक मार्चेंट फैमिली में पैदा होते हैं, और इनकी कास्ट होती है बालाजी। एक बिजनेसमैन फैमिली है बालाजी कास्ट की, उनके घर में पैदा होते हैं। ये बालाजी कास्ट साउथ इंडिया में ओबीसी में आती है, अदर बैकवर्ड क्लास में ये आती है, जो कि वहाँ लोअर कास्ट मानी जाती है। इस कास्ट के लोग नायकर का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। क्या टाइटल इस्तेमाल करते हैं? नायकर का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। ये कास्ट लोअर कास्ट मानी जाती है, इसलिए नायकर कास्ट के लोगों को काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ईवी रामासामी को भी काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, इसलिए वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करेंगे सर्विस के लिए, सेवा के लिए, और वो काम करेंगे किसके लिए? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन टर्डन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो दबे कुचले सेक्शन हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करेंगे। इनको हम परिहार के नाम से भी जानते हैं। हु इज कॉल्ड एज परिहार? ईवी रामासामी। ईवी रामासामी को हम परिहार भी कहते हैं। परिहार का क्या मतलब है? द ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन। इनको हम थनथाई परिहार के नाम से भी जानते हैं। थनथाई तमिल भाषा में फादर को कहते हैं। फादर का दर्जा इनको दिया गया है। थनथाई परिहार, थनथाई परिहार, थनथाई परिहार। थोड़े टफ नाम ज़रूर हैं, बट इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। इवन मैं आपको इसी क्लास में ही याद करवा देता हूँ। परिहार्स एफर्ट्स लेड टू द एंड ऑफ ब्राह्मण हेजिमनी और डोमिनेंस इन तमिल पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। जब परिहार जब जीवित थे तब तमिलनाडु में जो तमिल की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ थी उसमें ब्राह्मण का दबदबा होता था, ब्राह्मण का डोमिनेंस होता था। हिंदुइज्म में
चार कास्ट्स होती हैं, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ये धर्मशास्त्र में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। धर्मशास्त्र हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल थॉट था, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा है कास्ट सिस्टम। तो ब्राह्मणिज्म का काफ़ी दबदबा था, जिसको कहते हैं ब्राह्मण हेजीमनी थी। तो ब्राह्मण की डोमिनेंस या ब्राह्मण की हेजीमनी के खिलाफ इसको ख़त्म करने के लिए काम किया ईवी रामासामी ने। ठीक है, ईवी रामासामी ने काम किया एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी तमिलनाडु में, उसके लिए काम करते हैं परिहार ईवी रामासामी। परिहार ईवी रामासामी वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। सोसाइटी में वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। परिहार ईवी रामासामी वर्कड फॉर प्रिवेंटिंग सुपरमेसी ऑफ हिंदी और तमिल एंड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब। और क्या किया है इन्होंने? हिंदी की सुपरमेसी, एक टाइम पे बात होती थी, हिंदी को सुपीरियर माना जाता था इंडिया में, बट तमिल में इन्होंने फाइट की कि हिंदी सुपीरियर नहीं है, तमिल भाषा सुपीरियर है। तो सुपरमेसी ऑफ हिंदी और तमिल, इसको रोकने की कोशिश की इन्होंने परिहार रामासामी ने। मीन्स हिंदी के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किए, अपने हिंदी के खिलाफ ये लड़े और तमिल को सुपीरियर लैंग्वेज या तमिल की सुपरमेसी के लिए ये लड़े। और जो इनकी कास्ट थी, बालाजी कास्ट, उनको अदर बैकवर्ड क्लास का दर्जा देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में इन्होंने भी काम किया। ठीक है, तो ये था इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट या सोशल सर्विसेज या इनिशिएटिव्स ईवी रामासामी के। चलो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सॉरी, यहाँ ये गलती से लिखा गया है, ये एक चीज़ गलती से लिखी गई है, अभी मेरी नज़र पड़ी है। इंट्रोडक्शन एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ईवी रामासामी, यहाँ MN राय गलती से लिखा गया है। ठीक है, आपका लास्ट लेक्चर था MN राय, तो वो कहीं गलती से यहाँ इसको मैं इरेज नहीं कर पाया, सॉरी। तो इस लेक्चर में हम परिहार ईवी रामासामी को पढ़ रहे हैं। कब पैदा होते हैं? 1879 में। कहाँ? मद्रास में। कब डेथ होती है? 1973 में, वेल्लोर, तमिलनाडु में। फुल नाम इरोड वेंकटप्पा रामासामी। बिजनेसमैन फैमिली में पैदा होते हैं। कौन सी कास्ट में? बालाजी कास्ट में। ये लोअर कास्ट है, ये OBC में आते हैं। इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इसलिए ये डाउन ट्रॉडन सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। इनको ग्रेट मैन कहा जाता है, मीन्स इनको परिहार कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्रेट मैन, या इनको थनथाई परिहार भी कहा जाता है। थनथाई मीन्स फादर। ब्राह्मण्स की डोमिनेंस या ब्राह्मण्स की हेजीमनी के खिलाफ ये लड़ते हैं तमिल में। डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करते हैं। वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट पर बात करते हैं। हिंदी और तमिल के बीच में एक जो डिबेट चल रहा था कि कौन सी लैंग्वेज सुपीरियर है, वहाँ ये तमिल को प्रमोट करने की बात करते हैं और अपनी कास्ट के लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन दिलाते हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है। एज सच ये कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, जैसे बाकी वाले पॉलिटिकल थिंकर हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल या इंडियन थिंकर भी हमने देखे हैं। ये वैसे कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, ज़्यादा काम इन्होंने सोशल सर्विस का किया है, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ फोकस करेंगे इनके सोशल सर्विस पे। तो पॉलिटिकल थॉट या सोशल सर्विसेज या इनके कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ इनके कंट्रीब्यूशन, सब कुछ हम यहाँ देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ईवी रामासामी, परिहार ईवी रामासामी एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे। यस, ये एक तमिल पॉलिटिशियन थे। हाँ, पॉलिटिशियन थे। क्या ये सोशल रिफॉर्मर थे? बिल्कुल। Who started self-respect movement and Dravidian Kazakh? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन हैं। सोशल एक्टिविस्ट थे तमिल के पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? परिहार ईवी रामासामी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
और इन्होंने क्या किया था, ड्रेविडियन काजाकम, ड्रेविडियन काजाकम। क्या है ये ड्रेविडियन काजाकम, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। इसको ड्रेविडियन काजाकम भी कहते हैं या इसको ड्रेविडार काजाकम भी कहते हैं। ड्रेविडार या द्रेविदार काजाकम या द्रेविडियन काजाकम या ड्रेविडियन काजाकम एक ही बात है, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी देखेंगे डिटेल में, और ड्रेविडियन काजाकम भी, ये क्या है। ईवी रामास्वामी का एक ही मोटो था, सोशल सर्विस करना, सोशल जस्टिस के लिए लड़ना, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी लाइफ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखा था। परिहार ईवी रामास्वामी हैज डन नोटेबल वर्क अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो था सोसाइटी में, कास्ट प्रिविलेंस एंड वुमेन ऑपरेशन इन तमिलनाडु। तो क्या क्या काम किया इन्होंने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसके खिलाफ, अपनी कास्ट की आवाज उठाई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और वुमेन ऑपरेशन के खिलाफ इन्होंने काम किया तमिलनाडु में। परिहार ईवी रामास्वामी, इनका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, क्या ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते थे या कांग्रेस को अपोज करते थे। तो यहाँ से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। परिहार ईवी रामास्वामी ने 1919 में कांग्रेस ज्वाइन की। कौन सी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी, 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी, A.O. हयूम ने बनाई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के W.C. बैनर्जी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं ये 1919 में, और इनको तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। ये फर्स्ट नॉन ब्राह्मण प्रेसिडेंट थे पार्टी के। इससे पहले पार्टी में कोई भी नॉन ब्राह्मण प्रेसिडेंट नहीं बना था। जब ईवी रामास्वामी प्रेसिडेंट बनते हैं, कहाँ के, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बनते हैं, वहां की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही। रामास्वामी, परिहार ईवी रामास्वामी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, यस करते हैं। कब करते हैं, 1919 में। क्या ये कभी प्रेसिडेंट बने, हाँ, ये तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने कब कांग्रेस से रिजाइन किया, तो 6 साल के बाद 1925 में ये कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। क्यों रिजाइन करते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, ये लोअर क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है। रामास्वामी 1919 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। परिहार ईवी रामास्वामी 1925 में रिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं, इनको लगता है कि ये ब्राह्मण्स की पार्टी है, ये लोअर कास्ट को नहीं देखती। वो एक रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, कि जो तमिल के लोग हैं, जो ड्रेविडियन लोग हैं, आगे हम देखेंगे ड्रेविडियन क्या है, ये जिन लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं उनको ड्रेविडियन लोग कहते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें। तो ड्रेविडियन लोगों के लिए इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की। जैसे आपको पता है मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिल चुका था, SCs के लिए B.R. अम्बेडकर लड़ रहे थे, मिला भी था उनको, और बाद में गांधी जी स्ट्राइक पे बैठे थे, वो हमने गांधी के चैप्टर में और अम्बेडकर के चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है। ऐसे ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे थे परिहार ईवी रामास्वामी, बट कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया ये रेजोल्यूशन, और इन्होंने 1925 में पार्टी छोड़ दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो ये कांग्रेस है ये एक फोर्टेस है ब्राह्मण्स का, ये एक ब्राह्मण का किला है, ब्राह्मण इंपीरियलिज्म का किला है। यहाँ ब्राह्मण्स लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ ब्राह्मण्स की बात करते हैं, यहाँ बाकी वाले तबकों को कोई भी नहीं देखता, ऐसा मानना था परिहार ईवी रामास्वामी का कांग्रेस के लिए, ठीक है। क्या इसके बाद इन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, तो 1938 में इनको जस्टिस पार्टी ने इनवाइट किया कि आइए आप हमारी पार्टी में आइए। परिहार ईवी रामास्वामी ने जस्टिस पार्टी कब ज्वाइन की, तो 1938 में इन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन की। 1938 में इन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन की। जस्टिस पार्टी के बारे में हल्की सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जस्टिस पार्टी किसकी पार्टी है, तो जस्टिस पार्टी के कब बनी थी, 1916 में बनी थी। कैसे याद रखेंगे, होम रूल लीग 1916, लखनऊ पैक्ट 1916। होम रूल लीग किसने बनाई थी, एनी बेसेंट और तिलक ने, जिन्होंने स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा भी दिया था। तो जस्टिस पार्टी कब बनती है, 1916 में। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे डॉक्टर सी नतेसा मुदलियार। डॉक्टर सी नतेसा मुदलियार ये फाउंडर थे
जस्टिस पार्टी के। कब ज्वाइन की ईवी रामास्वामी ने? 1938 में। जिस ईयर इन्होंने ज्वाइन की, सेम ईयर इनको पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना दिया। जस्टिस पार्टी के ये प्रेसिडेंट भी बन गए, ठीक है। फिर 1944 में, अच्छा, एक न्यूज़पेपर था, जस्टिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक न्यूज़पेपर है, विदुथलाई। विदुथलाई विदुथलाई क्या है? मैच करने के लिए आ जाए तो विदुथलाई विदुथलाई कैसे याद रखेंगे? विदुथलाई एक न्यूज़पेपर है, जस्टिस पार्टी का है। इसके एडिटर इन चीफ कौन थे? परिहार ईवी रामास्वामी। ठीक है। 1944 में परिहार ईवी रामास्वामी जो कि प्रेसिडेंट थे जस्टिस पार्टी के, वो जस्टिस पार्टी को ही बदल देते हैं, उसको नॉन पॉलिटिकल सोशल यूनिट में बदल देते हैं। नॉन पॉलिटिकल सोशल यूनिट में बदल देते हैं किसको? जस्टिस पार्टी को। सोशल पार्टी क्या होती है? एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वो देश की पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले अदा करती है, इलेक्शन लड़के सत्ता में आती है। तो नॉन पॉलिटिकल सोशल यूनिट में जब ये तब्दील करते हैं, तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नॉन पॉलिटिकल हो गई, तो मतलब वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेगी, वो अब राजनीति नहीं करेगी, वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के काम करेगी, सेवा के काम करेगी। तो जस्टिस पार्टी को इन्होंने नॉन पॉलिटिकल सोशल यूनिट बनाया, और नाम क्या रखा? नाम रखा द्रविड़ा कज़ाकम या द्रविड़ कज़ाकम। द्रविड़ पढ़ो, द्रविड़ा पढ़ो या द्राविड़ पढ़ो। तो द्रविड़ कज़ाकम या द्रविड़ कज़ाकम। कज़ाकम पता चल गया, द्रविड़ पता चल गया। द्रविड़ मीन्स ये एक पार्टी है द्रविडियंस लोगों की। द्रविडियंस लोग क्या हैं? अभी फिर से पढ़ेंगे हम। कज़ाकम मीन्स एक एसोसिएशन है, एक पार्टी है, तमिल के ये वर्ड है। तो मोस्ट ऑफ प्रेजेंटली आज के टाइम में जितनी भी तमिलनाडु की पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं इसी द्रविड़ा कज़ाकम के ऑफशूट हैं, इसी से निकल के आई है, ठीक है। जैसे हमने देखा जुगांतर ग्रुप जो था वो कौन सी समिति का ऑफशूट था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहां ये वर्ड मैंने यूज किया था, ठीक है। अनुशीलन समिति का ऑफशूट था जुगांतर ग्रुप। ऐसे ही ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के तमिलनाडु में, स्पेशली डीएमके है, एआईडीएमके है या एमडीएमके है, तो ये सारी की सारी ये पार्टी द्रविड़ा कज़ाकम के आइडियोलॉजी को मानते हैं। द्रविड़ा कज़ाकम या द्रविड़ कज़ाकम इसी की ऑफशूट हैं ये सारी पार्टीज, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ये द्रविडियंस क्या है, जो ये द्रविडियंस कज़ाकम में द्रविडियंस या द्रविड़ लग रहा है। द्रविडियंस बेसिकली साउथ इंडिया के लोगों को कहते हैं। ये एक इथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, इथेनिसिटी और लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है। मोस्टली ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं ये लोग। इंडिया के साउथ पार्ट में, मतलब साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह वगैरह एरिया में और श्रीलंका में पाए जाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी ये लोग पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर ये लोग साउथ इंडिया में और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इनको कहते हैं द्रविडियंस पीपल। तो द्रविडियंस पीपल के राइट की बात कर रही है द्रविडियन कज़ाकम या द्रविड़ कज़ाकम। नेक्स्ट है द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन कौन है? पता चल गया, द्रविडियन पीपल्स हैं, एक इथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है साउथ इंडिया का। तो द्रविडियन मूवमेंट किसके लिए होगी? द्रविडियंस लोगों के लिए एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम है द्रविडियन मूवमेंट। तो द्रविडियन मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? परिहार ईवी रामास्वामी। द्रविडियन मूवमेंट के साथ मैच करने के लिए आ जाए तो आप इजीली मैच कर लेंगे, ठीक है। द्रविडियन मूवमेंट क्या है? ये एक सोशियो पॉलिटिकल इनिशिएटिव था तमिलनाडु का। सोशियो पॉलिटिकल इनिशिएटिव था तमिलनाडु का, जिसका फोकस था एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण एंड रैशनलिस्ट आइडियोलॉजीज। एंटी कास्ट, जो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, और जो ब्राह्मण्स की डोमिनेंसी थी, ब्राह्मण्स की हेजीमनी थी साउथ इंडिया में, उसके खिलाफ था। और प्रमोट करना चाहते थे ये रैशनलिज्म, रीजन बेस्ड आइडियोलॉजी, प्रैक्टिकल बेस्ड आइडियोलॉजी, साइंटिफिक बात करना चाहते थे कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है। ऐसा नहीं किसी रिलीजन में ये लिखा है कि जो लोअर कास्ट हैं वो लोअर हैं और ब्राह्मण्स जो हैं वो अपर हैं, तो इसको ब्लाइंडली नहीं मानना, इसके पीछे रीज़न देखना है, ठीक है। तो एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण्स एंड रैशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे बात की द्रविडियन मूवमेंट ने। इट अमर्ज
in response to dominance of Brahmins in various affairs and aimed to promote rights of non-Brahmins, fostering a distinct Tamil identity. ये तमिलनाडु में एक सोशल चेंज लाना चाहते थे जहां ब्राह्मण्स की डोमिनेंसी थी और नॉन ब्राह्मण्स के राइट्स को दबाया जाता था। की ऑर्गेनाइजेशन इस मूवमेंट के साथ कौन कौन सी जुड़ी हुई थी? तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है। जस्टिस पार्टी, जिस पार्टी के प्रेसिडेंट थे परिहार ईवी रामासामी, वो भी द्रविडियन मूवमेंट के साथ जुड़ गई। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसकी हमने बात की है वो भी इसके साथ जुड़ गई। तो द्रविडियन मूवमेंट में जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये सारे मिल के जो मूवमेंट चला रहे हैं उस मूवमेंट का नाम है द्रविडियन मूवमेंट। ये द्रविडियन मूवमेंट किसके लिए है? ये द्रविडियन लोगों के लिए है, द्रविडियन लोगों के राइट्स के लिए है। जो उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ये उसके खिलाफ है। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है विच कलेक्टिवली सॉट टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने पे इन्होंने फोकस किया और रीजनल ऑटोनॉमी पे इन्होंने फोकस किया। इवन ये चाहते थे कि तमिलनाडु को एक अलग से देश बनाया जाए, तमिलनाडु को एक अलग देश बनाए जिसका नाम हो द्रविडिया नाडु, द्रविड नाडु या द्रविडियन नाडु, मीन्स द्रविडियन लोगों का अपना देश। The movement played a significant role in reshaping the political landscape of Tamil Nadu and continues to influence its politics today. तो आज भी तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो इससे इन्फ्लुएंस होती है। तो द्रविडियन मूवमेंट क्या है? द्रविडियन लोगों के लिए एक मूवमेंट है, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है। किसने ये स्टार्ट की? परिहार ईवी रामासामी ने स्टार्ट की। किसके खिलाफ है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, ब्राह्मण्स डोमिनेंस के खिलाफ है, तमिल की आइडेंटिटी के लिए है। ठीक है, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स या जस्टिस पार्टी या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये सारे मिलके इस मूवमेंट को चला रहे हैं। गोल क्या है? सोशल इक्वलिटी, सोसाइटी में इक्वलिटी। किसकी इक्वलिटी? तमिलनाडु के लोगों को और वहाँ के ब्राह्मण्स को बराबर माना जाए। इंडिया के ब्राह्मण्स को और तमिलनाडु के द्रविडियंस लोगों को इक्वल माना जाए। ये इनइक्वलिटी के खिलाफ एक मूवमेंट है। इन्होंने द्रविडियंस लोगों के लिए काफ़ी काम किया, द्रविडियंस लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट सिर्फ ये एक नहीं लड़ रही थी, जस्टिस पार्टी लड़ रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है आगे हम बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के सारे लोग लड़ रहे हैं। नॉन ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट नहीं करते वो सब लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण्स लोग थे, वो भी ब्राह्मण्स की डोमिनेंसी के खिलाफ थे, तो वो लोग भी इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं। बट द्रविडियन मूवमेंट के फादर किसको कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो परिहार ईवी रामासामी। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु? आज के तमिलनाडु का फादर किसको कहा जाता है? तो आज के तमिलनाडु का फादर भी कहा जाता है परिहार ईवी रामासामी को। ठीक है, आगे जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, इस इंसिडेंट का नाम है काशी पिलग्रमेज इंसिडेंट ऑफ 1904। काशी कौन है? आज के वाराणसी को, आज के बनारस को काशी कहते हैं। ठीक है, आज के बनारस को क्या कहते हैं? काशी। आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या आपको पता है छोटा काशी किसको कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे छोटा काशी किसको कहते हैं। ठीक है, छोटा काशी कहते हैं परमंडल को, छोटा काशी कहते हैं परमंडल को। आप में से कौन कौन है जिसने परमंडल का नाम सुना है? और परमंडल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? क्या ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है या सांबा डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट कब होता है? 1904 में। काशी वाराणसी या बनारस, काशी जहाँ BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी भी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली गुजरात से हैं बट इलेक्शन लड़ते हैं काशी से, वाराणसी से, बनारस से। तो काशी क्यों इम्पॉर्टेंट है? काशी में एक इंसिडेंट होता है 1904 में जिसकी वजह से परिहार ईवी रामासामी की आइडियोलॉजी टोटली बदल जाती है। ऐसा क्या था? चलिए देखते हैं। परिहार 1904 में काशी जाते हैं। काशी को कहते हैं ये भगवान की धरती है।
हिंदुइज्म की सबसे पवित्र जगह अगर इंडिया में कोई मानी जाती है तो वो है काशी, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स के लिए है मक्का मदीना, ऐसे हिंदूज के लिए क्या है, काशी। तो परिहार ईवी रामास्वामी काशी जाते हैं, काशी शिव के टेम्पल में जाते हैं, काशी विश्वनाथ के टेम्पल में जाते हैं, जो कि वन ऑफ द होलिएस्ट साइट है हिंदुइज्म में। वहां क्या देखते हैं, वहां देखते हैं वो गंगा में डेड बॉडीज तैर रही हैं, डेड बॉडीज तैर रही हैं। इंसानों को इंसान देखा ही नहीं जा रहा, जानवरों की तरह डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ही विटनेस इमोर्टल एक्टिविटीज देखते हैं। वहां लोग भीख मांग रहे हैं, भगवान की धरती है बट लोग भीख मांग रहे हैं, भगवान की धरती है बट वहां डेड बॉडीज तैर रही हैं, ठीक है। काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट सिग्निफिकेंटली impacted परिहार्स आइडियोलॉजी, ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम अ थीस्ट टू एन एथिस्ट। परिहार भगवान को मानते थे, इसीलिए वो भगवान की धरती पे गए थे। वो काफ़ी धार्मिक पर्सन थे इस इंसिडेंट से पहले, 1904 से पहले। बट भगवान की धरती पे वो क्या देखते हैं कि वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, वहाँ लोग भीख मांग रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आगे जाते हैं वो, उनको भूख लगी होती है, खाना खाने के लिए वो एक जगह लंगर लगा होता है, तो वहाँ वो लंगर में खाना खाने के लिए जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है बट उनको खाना खाने के लिए मना कर दिया जाता है। जब वो नाम लिखाते हैं अपना, तो उनको वहाँ पता चलता है कि ये नाइकर कास्ट से बिलोंग करता है, ये एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है। तो उनको कहते हैं कि भैया यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ खाना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलेगा, ये भगवान की धरती है और भगवान के मुंह से निकलने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण्स हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को खाना मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, वो अपना बेस बदल के दोबारा से जाते हैं और कहते हैं जनाब मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे खाना चाहिए। बट उनकी मूछों का स्टाइल जो है, मूछों से पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं है और वहाँ उनकी बेइज्जती की जाती है। लोगों के बीच में उनको जलील किया जाता है कि देखो ये ब्राह्मण बन के खाना मांग रहा था। वो बड़े परेशान होते हैं और कहीं बाहर जाके कोई बचा खुचा खाना खाते हैं। इस दिन, ये वो दिन होता है इनकी ज़िंदगी का जब इनकी आइडियोलॉजी टोटली बदल जाती है। वो एक थीस्ट से एथिस्ट बन जाते हैं। थीस्ट क्या होता है, जो भगवान को माने, एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान को ना माने। दिस एक्सपीरियंस कपल्ड विद लर्निंग द ईटरी वाज फंडेड बाय नॉन ब्राह्मण। बाद में इनको ये पता चलता है कि जो वो खाना है, लंगर है, उसको फंड करने वाले भी नॉन ब्राह्मण हैं। फिर भी भगवान की धरती पे ये क्या जुल्म हो रहा है कि हमें खाना ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ वो अपना एक कोट देते हैं, ये कोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, यहाँ धरती पे कोई खुदा नहीं है और ना ही था, ना भगवान है, ना भगवान है, ना भगवान था। God have been created by the man for man's sakes and are maintained for the sake of controlling man। भगवान ना है ना था, ये भगवान इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है ताकि वो दूसरे इंसानों के ऊपर कंट्रोल करें। ये किसका कोट है, ये कोट है परिहार का, परिहार ईवी रामास्वामी का। एक और कोट देते हैं यहाँ वो कहते हैं कि आइडिया दैट गॉड एग्जिस्ट इज लाई, कि गॉड है ये आइडिया गलत है, ये बहुत बेवकूफ़ों वाला आइडिया है, ये बहुत बेकार बिलीफ है कि गॉड है, गॉड वगैरह कुछ नहीं है। अगर गॉड होता तो यहाँ गॉड की धरती पे ये हाल ना होता। वो कहते हैं कि वी मस्ट डिस्ट्रॉय गॉड कंसेप्ट, हमें गॉड के कंसेप्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। ये गॉड का जो कंसेप्ट है ये मैन काइंड की, इंसानों की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है। तो ये कुछ उनके गॉड के ऊपर कोट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो ये था इनका काशी का पिलग्रिमेज इंसिडेंट। क्या था, कब था, 1904 में। मैच करने के लिए आए, किसके साथ मैच करेंगे, परिहार ईवी रामास्वामी के साथ। क्या होता है, उनको खाना नहीं मिलता, वहाँ उनको बेइज्जती मिलती है, वहाँ सिर्फ ब्राह्मण्स को खाना मिल रहा है। तो भगवान की धरती पे अगर भगवान के बंदों को खाना नहीं मिल रहा तो वो कहते हैं कि यहाँ इसका मतलब कोई गॉड नहीं है, कुछ नहीं है, ये गॉड सिर्फ ब्राह्मण्स ने बनाया हुआ है बाकी वाले 3 वर्ण्स को कंट्रोल करने के लिए। 3 वर्ण्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, जो कि हम धर्मशास्त्र में पढ़ चुके हैं। जिसने धर्मशास्त्र का लेक्चर नहीं लगाया
वो जाके धर्म शास्त्र का लेक्चर देखे। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकम सत्याग्रह। व्याकम सत्याग्रह, व्याकम सत्याग्रह के साथ मैच करने के लिए आए तो किसको लगाओगे? ईवी रामास्वामी को। वाइकम सत्याग्रह क्या था? वाइकम सत्याग्रह, सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? इंडिया में आगाज किसने किया? तो ये आगाज किया था सत्याग्रह के रास्ते पे कौन चला? महात्मा गांधी। हमने महात्मा गांधी को सत्याग्रह को डिटेल में पढ़ा है, आपको पता है, तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा कि सत्याग्रह क्या है। सत्या मीन्स सच, आग्रह मीन्स होल्ड, टू होल्ड। सत्याग्रह मीन्स सच्चाई के रास्ते की जो सीढ़ी है, जो रस्सी है, उसको मजबूती से पकड़ के रखना है। तो वाइकम सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। किसका मूवमेंट था? परिहार ईवी रामास्वामी का। ईवीआर मीन्स ईवी रामास्वामी। कब का मूवमेंट है ये? 1924-25 का। कहाँ ये मूवमेंट चलाया था? तो आज के त्रावणकोर में, जो कि कहाँ है? केरला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के हैं ये, बट केरला में ये सत्याग्रह चला रहे हैं। कहाँ? वाइकम नाम की जगह है, वाइकम नाम की जगह है, वहां चला रहे केरला में त्रावणकोर में वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह किसके खिलाफ है? ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। अच्छा, मुझे किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया था, सर ये अनटचेबिलिटी क्या होती है? आप बार बार बोलते हैं अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, अबॉलिश किया। राजा राममोहन राय ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी बैन है, तो ये क्या है समझ नहीं आया, ऐसा मुझे किसी ने मैसेज किया था। तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, आपके घर में कई बार किसी दूसरी कम्युनिटी का कोई पर्सन आया होगा, आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, तो या कई बार कोई रेडी वाले, कपड़े बेचने वाले, कुछ ऐसे लोग आते हैं, किसी न किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ होता है, या दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं, तो आप उनको खाना या पानी देते हैं तो उनके बर्तन अलग रखते हैं कि इनको अच्छे से धोएंगे हम। तो यही है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये लड़ते हैं केरला में। वहाँ वो लोअर कास्ट के जो हिंदूज हैं उनके राइट्स की बात करते हैं। वहाँ एक टेम्पल था, कहाँ? टेम्पल था केरला में, जिसका नाम था वाइकम महादेव टेम्पल। वाइकम महादेव टेम्पल, वाइकम महादेव टेम्पल कहाँ है? केरला में। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वाइकम महादेव टेम्पल में नॉन ब्राह्मण्स को एंट्री नहीं मिलती थी, स्पेशली लोअर क्लास के लोगों को, अनटचेबल्स को, दलित्स को एंट्री नहीं मिलती थी। मंदिर तो मंदिर है, मंदिर के आसपास की जो सड़क है, जो गली है, जो एलीज हैं, जो स्ट्रीट हैं या एलीज हैं या रोड्स हैं, उस रास्ते से भी गुजरने की परमिशन नहीं थी लोअर क्लास के लोगों को। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ परिहार ईवी रामास्वामी एक सत्याग्रह करते हैं जिसका नाम है वाइकम सत्याग्रह। कब? 1924-25 में। कौन सा टेम्पल? वाइकम महादेव टेम्पल। इन वाइकम में टेम्पल के आसपास लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, चाहे गलियां हों, एलीज हों, छोटी गलियां हों या रोड्स हों। इट वाज अ सिग्निफिकेंट अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में मास मूवमेंट की एक बड़ी एग्जाम्पल थी ये, जो गांधी के प्रिंसिपल्स पे हुई थी। गांधी के प्रिंसिपल्स, अभी गांधी इंडिया में इस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 2002 तक, 1920 से 22, सॉरी हाँ 1920 से 1922 तक चली थी ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसके 3 साल के बाद ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, इट वाज फेमस सत्याग्रह ऑफ परिहार ईवी रामास्वामी इन केरला में। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है जो गांधी से इंस्पायर था, गांधी के सत्याग्रह के टेक्निक से इंस्पायर था। फोकस क्या था? इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। तो ये वहाँ लड़े, वहाँ गए, काफ़ी सारे सपोर्टर्स के साथ उन गलियों से गुजरे, लोअर कास्ट के लोगों को लेके गुजरे, और उस वाइकम का जो टेम्पल था, वाइकम महादेव टेम्पल था, वहाँ गए और जाके वहाँ पूजा पाठ की लोअर कास्ट के लोगों के साथ। ठीक है, इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह था साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। ईवीआर वाज इम्प्रिजन्ड बट सक्सीड इन हिज एम। तो मौके के तौर पे इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, बट ये मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे हो गई वहाँ कि ये कामयाब भी हो गए। इन्होंने मंदिर में लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री दिला दी।
इसीलिए इनको कहा जाता है हीरो ऑफ वाइकम। हु इज कॉल्ड एज हीरो ऑफ वाइकम? तो हीरो ऑफ वाइकम किसको कहा जाता है? परिहार ईवी रामासामी को। वाइकम सत्याग्रह केरला वाइकम में त्रैवनकोर में, कब? 1924-25। कौन थे मेन लीडर? परिहार ईवी रामासामी। कौन से टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी? वाइकम महादेव टेंपल। किसको नहीं मिलती थी? लोअर कास्ट के लोगों को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो हीरो ऑफ वाइकम कौन है? परिहार ईवी रामासामी। चलिए अब हम बात करते हैं द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे, जिसकी हमने ऊपर बात की थी कि टेंशन नहीं लेना, आगे हम बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी अपनी रिस्पेक्ट, हमारी अपनी रिस्पेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं द्रविडियन लोगों की। द्रविडियन लोगों में जो बालाजी कास्ट है, या जो वहाँ के दलित्स हैं, या जो वहाँ के लोअर कास्ट के लोग हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, तो अब वक्त आ गया है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने का। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसकी थी? परिहार ईवी रामासामी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक पॉपुलर ह्यूमन राइट की मूवमेंट है जो कि साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, जिसका एम था सोशल इक्वलिटी। किसके लिए? जिनको दबाया गया है इंडिया के कास्ट सिस्टम ने। ठीक है, लोअर कास्ट टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, एडवोकेटिंग फॉर लोअर कास्ट टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। ये किसने स्टार्ट की थी? ये भी 1925 की मूवमेंट है, जब ये वाइकम सत्याग्रह था, बस उसके बाद ये मूवमेंट हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है कल, उसमें जितना हमने पढ़ाया है इसी में से सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, कवर थे, जितना हमने करवाया है इन टॉपिक्स में से जो जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे वहाँ आए हुए थे। मीन्स जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमारे नोट्स में, हमारी क्लासेस में हमने वहाँ बात की थी। ईवी रामासामी की मूवमेंट है, बट कहीं कहीं बुक्स में लिखा गया है कि इसका आइडिया ईवी रामासामी का नहीं था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का आइडिया एस रामानाथन का था। एस रामानाथन का आइडिया था, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। इन्होंने आइडिया दिया रामासामी को, और रामासामी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की। ईवी रामासामी, परिहार ईवी रामासामी लीड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म, सोशल अपलिफ्टमेंट। किसके किसके लिए? अपने लिए और अपनी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको ओप्रेस्ड किया जाता था। ठीक है, उनको लोअर कास्ट माना जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा। रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे उनको दबाया जाता था, उनको डिह्यूमनाइज किया गया था, जो कि द्रविडियन लोगों का एक बड़ा सेक्शन था साउथ इंडिया में। वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, जो एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन हो रहा है ब्राह्मण्स के द्वारा, जो लोअर कास्ट को दबाया जा रहा है, ये इमीडिएट प्रॉब्लम है। अंग्रेजों से जो आज़ादी है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ईवी रामासामी के लिए जो भारत की आज़ादी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, या जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय ब्राह्मण्स, ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो उनके लिए एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय लोअर कास्ट बाय ब्राह्मण्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहते थे कि आज़ादी तो लेते रहेंगे, हम आज़ाद तो हो ही जाएंगे, ब्रिटिश तो चले जाएंगे, बट अंग्रेज चले गए तो पीछे हमें ब्राह्मण्स ने और कांग्रेस ने दबा लेना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण्स की पार्टी है, वो ब्राह्मण्स की बात करती है सिर्फ। ऐसा मानना था परिहार ईवी रामासामी का। परिहार ईवी रामासामी का उनका एक कोट यहाँ आता है, कहते हैं इफ यू वांट टू फ्री, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, देन फ्री फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप को पहले आज़ाद कीजिए। रिलीजन और कास्ट और अंधभक्ति के जो ये चैन है जिनके बीच में आपने खुद बांध के रखा हुआ अपने आप को, पहले इनसे अपने आप को फ्री करिए, फिर फ्रीडम अपने आप आपको मिलेगी। कास्ट एक सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो लोअर कास्ट हैं, जो इंफीरियर लोग हैं, उनको दबाना है बाई सुपीरियर ग्रुप, दैट इज ब्राह्मण्स। मतलब ब्राह्मण्स ने दबाना है लोअर कास्ट को, लोअर वर्न्स को, ऐसा मानते थे परिहार ईवी रामासामी। परिहार ईवी रामासामी कहते हैं कि नॉन ब्राह्मण्स हैं जो तमिल रीजन के, उनको प्राउड होना चाहिए अपने द्रविडियन ट्रेडिशन का, अपने द्रविडियन कल्चर का। वो आपस में एक सेपरेट ऑफ यूनिटी डेवलप करें, और ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंसी है, जो ब्राह्मण्स की हेजीमनी है, इसके खिलाफ एक हो जाएं और इसको उखाड़ के बाहर फेंकें। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरह मनुस्मृति को भी ओपनली जनता में जलाया।
लोगों ने अपनी कास्ट से अपने टाइटल हटा दिए। परिहार ने अपना नायकर का टाइटल हटा दिया, ठीक है। और शादियां ऑर्गेनाइज कराई गई ब्राह्मण्स, पंडित्स के और प्रीस्ट्स के बगैर। कोई भी शादी कराने के लिए पंडित जरूरी होता है हिंदुइज्म में। उन्होंने बोला कि पंडित्स के बगैर भी शादियां हो सकती हैं, ठीक है। उन्होंने आर्यंस को ब्लेम किया। आर्यंस कौन थे? आर्यंस जो बाहर से यहाँ आए थे और जिन लोगों ने वेद लिखे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और पुराण, और ये जो बुक्स हैं जो वेद से ही निकली हैं, ये लिखने वाले लोग आर्यंस थे। वो कहते हैं कि आर्यंस को ब्लेम करते हैं कि आर्यन ने एक अनजस्ट, एक नॉन जस्टिस वाला, एक ऑप्रेसिव सोशल सिस्टम हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो हमें आज तक एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो कहते हैं जो पुराण हैं, हिंदू धर्म में कितने पुराण होते हैं? हिंदू धर्म में 18 पुराण होते हैं, ठीक है। वैसे 18 पुराण होते हैं और 18 उप पुराण होते हैं, तो टोटल 36 होते हैं। तो वैसे मतलब 18 मेजर पुराण होते हैं, 18 माइनर पुराण होते हैं, तो टोटल 36 हैं। बट एज सच बोला जाए तो 18 पुराण होते हैं। तो क्वेश्चन अब कभी आए तो देख सकते हैं आप ध्यान से, धर्मशास्त्र में हमने पढ़ा है। वो कहते हैं ये जो पुराण है ना, ये खाली परियों की कहानियां हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये इमेजिनरी हैं, ये अनसाइंटिफिक हैं, ये इरेशनल हैं, हम इनको नहीं मानेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का गोल क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का गोल था एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जाए जहां अनप्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो क्लासेस हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को दोबारा पा पाए। तो ये थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। एबॉलिशन ऑफ कास्ट बाय परिहार ईवी रामास्वामी। कास्ट अबॉलिशन की बात करते हैं, ये कास्ट खत्म करने की बात करते हैं। जो कास्ट सिस्टम है, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून लेके आए, कोई लॉ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोई कानून लेके आए जो इंडिया से कास्ट सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसलिए 26 नवंबर 1957 को जो ड्रेविडियन कज़ाकम है, जो ड्रेविडियन कज़ाकम है, ड्रेविडियन कज़ाकम क्या करता है कि एक ड्रेविडियन मूवमेंट फिर से स्टार्ट करता है, जिसको परिहार लीड करते हैं, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपीज को जलाते हैं और डिमांड करते हैं कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए एक कानून लेके आइए। यहाँ हजारों के हिसाब से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मीन्स हजारों के हिसाब से लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लगभग कहते हैं कि 3000 लोग जो थे उनको 6 महीने से लेकर 3 महीने तक की जेल हो गई थी। क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जलाया था, ठीक है। परिहार कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं जो उनको भी इक्वल एक्सेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, और उनकी जो लास्ट रिस्पेक्ट है वो उनको वापस मिलनी चाहिए। परिहार कहते हैं कि क्या मर्द हों या औरतें हों, उन सब की अपनी एक डिग्निटी है, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप की कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाए। परिहार प्रमोटेड सोशल जस्टिस को इन्होंने प्रमोट किया, और हर तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, रिलीजन के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, वर्ण सिस्टम के नाम पे, उसको उन्होंने खत्म करने की बात की। ब्राह्मणिज्म के वो खिलाफ थे, वर्ण आश्रम के वो खिलाफ थे। वर्ण आश्रम क्या होता है? हिंदुइज्म में वर्ण आश्रम कहता है कि 4 वर्ण हैं। हम बात धर्मशास्त्र में पढ़ चुके हैं, हम फिर भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो टॉप मोस्ट क्लास होगी वर्ण में, हायरार्की में, वो ब्राह्मण्स होगी, और ब्राह्मण्स जो हैं ये प्रीस्ट बनेंगे। ब्राह्मण गॉड के, ब्रह्मांड के मुंह से पैदा हुए हैं, इसलिए ये पवित्र हैं, और ये पवित्र बुक्स पढ़ेंगे, ये वेदास पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदास होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड के बाजू से जो पैदा हुए हैं वो क्षत्रियाज हैं, और इनका काम होगा लड़ाई, इनका काम होगा प्रोटेक्शन, सोल्जर्स ये बनेंगे। ब्रह्मांड के थाइज से जो लोग पैदा हुए हैं वो वैश्यास होंगे, ये ट्रेडर का काम करेंगे, बिजनेसमैन होंगे ये। और जो फीट से पैदा हुए हैं वो शूद्राज होंगे, वो सर्वेंट होंगे, वो सबको
वो वाला काम करेंगे जो बाकी काम सारे रह गए, साफ सफाई, गटर साफ करना, मरे हुए जानवर को उठाना, ऐसे काम जो हैं वो शूद्रास करेंगे। बट इस चीज के खिलाफ थे परिहार। परिहार कहते हैं इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में सोशल और इकोनॉमिकल प्रिविलेजेस हैं वो कास्ट हायरार्की के साथ जोड़ दिए हैं। सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्राह्मण्स को मिल रहे हैं, क्योंकि वो हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। तो ब्राह्मण्स अपने आप को प्योरिस्ट कह रहे हैं, सबसे पवित्र कह रहे हैं, क्योंकि वो गॉड के, भगवान के मुंह से पैदा हुए हैं। ये रिजिड कास्ट सिस्टम है जिसको हम बदल भी नहीं सकते। जो पैदा हुए हैं जिस कास्ट में, उनको उसी में रहना है। तो ये मेरिट बेस पे नहीं है, इसलिए मुझे इससे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसका अपोज करता हूँ। ठीक है। जो शूद्राज हैं वो अनटचेबल्स हैं, उनको मंदिर में जाने के लिए एंट्री नहीं मिल रही। उनको, उनके लिए पानी पीने के जो ट्यूब वेल्स तक हैं वो अलग हैं। जहाँ से ब्राह्मण्स लोग पानी पीते हैं वहाँ से वो पानी नहीं पी सकते। इवन के वो ब्राह्मण्स के आसपास रह भी नहीं सकते, उनसे अलग दूर रहते हैं। परिहार कहते हैं कि गार्ड तो है ही नहीं है, और ना ही गार्ड था कभी। ये गार्ड सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स ने बनाया है ताकि ये लोअर वर्न्स को कंट्रोल कर पाए। परिहार कहते हैं कि कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कास्ट एक एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है। इट प्रपोजेस, इट्स पर्पस इज टू परपुएट द सुपीरियरिटी ऑफ वन ग्रुप एंड द इंफीरियरिटी ऑफ अदर ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ मीन सुपीरियर जो क्लास हैं उनको सपोर्ट करता है, और सुपीरियर क्लास जो है वो लोअर कास्ट को दबाती हैं। अगर आपको आज़ाद होना है, अपने आप को फ्री रखना है, तो आपको रिलीजन, कास्ट और अंधभक्ति के चेन से बाहर निकलना होगा। कैसे निकलना होगा? इससे आप एजुकेशन लेंगे। एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो सोशल इनइक्वालिटीज से आपको बाहर ला सकती है, सोशल इक्वालिटी का रास्ता आपको दिखा सकती है, और इसी से होगी देश की प्रोग्रेस। तो एजुकेशन इज ओनली द वे टू इरेडिकेट द सोशल इनइक्वालिटीज एंड ब्रिंग अबाउट द रियल प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ये किसका कोट है पूछा जाता है, तो ये कोट है परिहार का। कास्टिज्म हैज मेड सोसाइटी वीक। कास्टिज्म ने सोसाइटी को कमजोर बना दिया है। एक नफरत भरी कम्युनिटी, एक नफरत भरा सिस्टम बना दिया है, जिसमें एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों को नफरत से देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणिज्म के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं हूँ। जैसे गांधी कहते हैं कि गुनाह से नफरत कीजिए, गुनाहगार से नफरत मत कीजिए। वो कहते हैं इसलिए मैं ब्राह्मण्स के खिलाफ हूँ, ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ हूँ। उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण्स भी थे जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। मैं तो सिर्फ एक सोशल इक्वलिटी की बात करता हूँ, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस को नहीं पसंद करता। उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदूज की बात करती है, और हिंदूज में ब्राह्मण्स की बात करती है, हिंदुइज्म में सिर्फ ब्राह्मण्स की बात करती है। उन्होंने गांधी को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने गांधी को बोला कि गांधी ने वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया है, गांधी वर्ण सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं करते, इसलिए मैं गांधी के खिलाफ हूँ। गांधी वैसे तो कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटे वर्ण का पर्सन बड़े वर्ण में एंट्री ले सकता है, वो वाला स्किल लेके वो बात ऐसी करते हैं। वो गांधी ऑक्यूपेशनल जरूर कहते हैं, बट वो कहते हैं कि ये तो रिजिड सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल कहाँ है, इसलिए गांधी को मैं अपोज करता हूँ। गांधी ने कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट यहाँ इसको क्रिटिसाइज करते हैं परिहार। ठीक है, वो तो रिलीजन को मानते ही नहीं। वो कहते हैं गांधी का नेशनलिज्म क्या था? वो कहते हैं गांधी का नेशनलिज्म सिर्फ एक हेजिमोनिक प्रोजेक्ट था जो ब्राह्मण्स की डोमिनेंसी को बरकरार रखे। ठीक है। जब परिहार को पूछा गया आप क्या चाहते हैं, किस चीज को खत्म करना चाहिए, किस चीज को तबाह करना चाहिए, तो परिहार कहते हैं कि गॉड को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, कास्टिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, और गांधी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये कहते हैं रैशनलिज्म का रास्ता अपनाना है हमें। तो क्या है रैशनलिज्म का रास्ता? कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म बाय परिहार ईवी रामास्वामी। ये कहते हैं कि एजुकेशन इज ओनली द वे टू इरेडिकेट द सोशल इनइक्वालिटीज एंड ब्रिंग अबाउट द रियल प्रोग्रेस ऑफ नेशन। रूट काज ह्यूमन, ऑल ह्यूमन एवल्स और ह्यूमन सफरिंग का है लैक ऑफ रैशनल आउटलुक, लैक ऑफ रीजन, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है।
ये सबसे बड़ा रूट काज है जो भी ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन से ही हम सोशल इनइक्वालिटीज़ को दूर कर सकते हैं और रियल प्रोग्रेस ला सकते हैं अपने नेशन की। एजुकेशन होगी तो रीजन डेवलप होगा, रीजन से रैशनैलिटी आएगी, लॉजिक आएगा, साइंटिफिक थिंकिंग आएगी, और यही है इनका रैशनलिज्म। ठीक है, ये कहते हैं कि तामिलियन customs and traditions were based on their perceived ancient wisdom and customs that were practiced thousands years back and were justified in the name of God and religious scriptures। ये कहते हैं कि जो तमिलनाडु का कस्टम्स है, तमिलनाडु का कल्चर है, वो पुराने रीति रिवाज पे बेस्ड है जो हजारों साल पुराना है, और जो भी कल्चर में, कस्टम्स में, ट्रेडिशन में तमिल्स के चल रहा है, उस चीज को जस्टिफाई करने का सिंपल सा रास्ता बता दिया जाता है। भाई ये इसका गॉड ने ऐसा बोला है, भगवान ने ऐसा बोला है, तो करना है। कोई सवाल करता ही नहीं, कोई क्वेश्चन करता ही नहीं, कोई क्रिटिसाइज करता ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिटिसाइज करना है, आपने आपने उसके पीछे का लॉजिक पूछना है, रीजन पूछना है। ठीक है, यही है रैशनलिज्म। साइंटिफिक आउटलुक को, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की बात करते हैं परिहार। परिहार कहते हैं डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट रेक्टिफिकेशन। क्लैरिटी के बगैर, रीजन के बगैर किसी चीज को मत एक्सेप्ट कीजिए। ये पुराना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, ये भगवान की तरफ से है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उस पर रिसर्च कीजिए। ठीक है, रैशनलिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड हैज बीन वर्शिप्ड आउट ऑफ द फियर and dread of unknown natural phenomena which has never revealed itself in any one, therefore he reject the idea of God। वो कहते हैं कि गॉड की पूजा, भगवान की पूजा लोग क्यों करते हैं, डर के मारे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया तो कहते हैं ओहो बारिश का गॉड जो है वो नाराज हो गया है, तो चलो गॉड की पूजा करो। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो गॉड हमसे खुश नहीं था तो एक्सीडेंट हो गया। कहीं तूफान आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो गॉड का एक डर देख के लोग गॉड की पूजा करते हैं। लोग रैशनलिज्म से दूर हैं, रीजन से दूर हैं। वो कहते हैं आई वुडंट से अ वर्ड टू द ब्राह्मण्स, आई वांट टू से, सॉरी मैं ब्राह्मण्स को एक वर्ड बोलना चाहता हूँ कि इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ शास्त्रस, आपने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। आप लोगों के ऊपर रूल कर रहे हो, आप लोगों को भगवान का, रिलीजन का, शास्त्र का डर दिखा दिखा के तो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए वो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं और रैशनलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कैसे होगी, रैशनलिज्म से और साइंटिफिक थिंकिंग से। वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मार्क्स के कम्युनिज्म के साथ जोड़ते हैं और एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी, परिहार ईवी रामास्वामी। कौन सी पार्टी में कम्युनिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट को मर्ज किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ परिहार ईवी रामास्वामी। ये ज़्यादा देर तक पार्टी नहीं चली थी, बाद में इन्होंने ये पार्टी खुद ही बंद कर दी थी, कोलैप्स करा दी थी। इस पार्टी का एम क्या था, इस पार्टी का एम था नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रेलवेज, बैंक्स, वाटरवेज, एग्रीकल्चर, इन सब को सरकारी कर दो जनता के फेवर में, और काम करने का जो टाइम है वो 8 घंटे होना चाहिए पर डे, जो आज होता है मजदूर के लिए, और वेजेस बढ़ाने की बात की थी लेबर की। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी किसकी है, परिहार की है। क्या बात करती है, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रेलवेज, बैंक्स, वाटरवेज, एग्रीकल्चर, लैंड्स, फॉरेस्ट, और काम को 8 घंटे पर डे करना, और मजदूरों के वेजेस बढ़ाना और कंडीशन को इम्प्रूव करना। बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो मतलब पूरी इसको ख़त्म करके उसको बदल दिया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमने डिटेल में पढ़ी है। क्या वो राइट टू प्रॉपर्टी के फेवर में थे, नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। वो कंसेप्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहते थे। प्रॉपर्टी सरकारी हो, सबको इक्वल एक्सेस हो। ठीक है, परिहार का वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या आइडिया था, या वुमेन्स लिबरेशन पे परिहार ने क्या बोला है। एक कोट देते हैं ये, मैन ट्रीट्स वुमेन हैज एज हिज ओन प्रॉपर्टी। मर्द जो हैं वो औरतों को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स नहीं समझते। ये किसने कोट दिया, परिहार ने। परिहार कहते हैं कि मैन ट्रीट वुमेन्स हैज हिज ओन प्रॉपर्टी,
वो अपनी प्रॉपर्टी, ये सेम रिपीट हो गया। द वे मैन ट्रीट्स वुमेन इज मच वर्स देन वुमेन। वो कहते हैं कि आदमी औरतों को ऐसा ट्रीट करता है कि ऐसे जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने अपने स्लेव्स को भी नहीं ट्रीट किया। जैसे लैंड लॉर्ड स्लेव्स को ट्रीट करते थे, अपने गुलामों को ट्रीट करते थे, उससे बुरे तरीके से मर्द औरतों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, दीज ट्रीट्स देम सो डीमीनिंगली इन only in situation mutually affecting them, but men treat cruelly as slaves from their birth to death। ठीक है, वुमेन इन इंडिया में वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, उनको ह्यूमिलेशन, उनका बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो स्लेव्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये किसने बोला? ये बोला परिहार ईवी ने। वो कहते हैं कि वुमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर पढ़ने नहीं दोगे तो वो अपने आप को डेवलप कैसे करेंगी? ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे करेंगी औरतों के? अगर आप औरतों को पढ़ने दोगे तो वो क्वेश्चन करेंगी कि हम सबॉर्डिनेट कैसे हैं, बट उनको पढ़ाई से दूर रखा गया है। इसलिए वुमेन्स की एजुकेशन पे फोकस करने के लिए उन्होंने बात की कि वुमेन्स को एजुकेट करो, वुमेन्स के अंदर रीजन डेवलप करो, ताकि वो क्वेश्चन करें कि हम सबॉर्डिनेट नहीं हैं। उनका मानना था कि वुमेन्स ने ये मान चुकी हैं कि हम सबॉर्डिनेट हैं। अगर आपके घर में भी अगर कोई आपकी बड़ी बहन है, लेट अस सपोज वो पीएचडी होल्डर है और घर में मेल मेंबर बाई है जो उससे छोटा है, तो उसने बाहर जाना हो तो बाई को पूछ के जाती है कि बाई मैं बाहर जाऊं। तो ये हाल है वुमेन्स का, जिस पे बात करते हैं परिहार। ठीक है, परिहार कहते हैं सेइंग दैट स्ट्रेंथ, एंगर, लीडरशिप आर मेंस इनहेरेंट क्वालिटीज। कहते हैं कि क्या कहा जाता है, सोसाइटी क्या कहती है कि स्ट्रेंथ, एंगर गुस्सा, मजबूती, स्ट्रेंथ, लीडरशिप, ये इनहेरेंट क्वालिटीज हैं मैन की, और कामनेस, साइलेंस रहना, केयरिंग, ये क्वालिटीज हैं किसकी? फीमेल्स की। ये इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? इसको कंपेयर करते हैं कि सेइंग दैट, जैसे कि एक टाइगर है तो टाइगर ब्रेव है, पावरफुल है, गुस्से वाला है, उसके बदले में औरतों को कंपेयर किया जाता है एक गोट के साथ, बकरी के साथ। ठीक है, कि मर्द तो एक टाइगर है बट औरत बकरी है, उस बेचारी को ऐसे रहना है, जो कि गलत है, जिसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये इनके फेवर में बात नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी में हम कर रहे हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। द वुमेन्स राइट आर डिमांड इन दैट मैन शुड एक्सेप्ट दैट वुमेन्स आल्सो पोसेस ब्रेवरी। ठीक है, वुमेन्स के राइट क्या हैं जो डिमांड में लाने चाहिए कि वुमेन्स के पास भी ब्रेवरी है, वो भी ब्रेव है, उनके पास भी स्ट्रेंथ है, उनके अंदर भी एंगर है, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, दोनों मेन और फीमेल हैं जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ह्यूमन सोसाइटी में डेवलप करने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे हस्बैंड और वाइफ के वर्ड से ही प्रॉब्लम है, ये हस्बैंड वाइफ वर्ड ही इनएप्रोप्रिएट है, ये गलत है। वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलने चाहिए कंपेनियंस एंड पार्टनर। ये कंपेनियंस पार्टनर हैं एक दूसरे के। ठीक है, वन डज नॉट स्लेव फॉर द अदर, ये कोई एक दूसरे के लिए स्लेव नहीं है, ना मर्द औरत के लिए स्लेव है, गुलाम है, ना औरत मर्द के लिए, दोनों का इक्वल स्टेटस है। वो कहते हैं जो शादी का वर्ड है ना, मुझे इसी से प्रॉब्लम है, ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है शादी का वर्ड। कहते हैं कि बेटी की शादी हुई है तो बेटी का कन्यादान हुआ है, कन्यादान मीन्स, कन्या मीन्स बेटी, तो कन्या का दान कर रहे हैं। किसको दान कर रहे हैं? जमाई राजा को। तो जो जमाई राजा हैं उनको बड़े राजाओं की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम ये नाम ही बदल दें, ये मैरिज, ये कन्यादान, इस वर्ड को हटा के हमें कर देना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंपेनियनशिप इन लाइफ। हस्बैंड वाइफ को क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये कंपेनियंस हैं, ये पार्टनर हैं, और शादी के वर्ड को हटा के कहते हैं कि इसको कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट है कंपेनियनशिप के लिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हाँ, परिहार कहते हैं वुमेन रिस्पॉन्सिबल, औरतें खुद रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे ला दिया कि हाँ हम वीक हैं, हम सबॉर्डिनेट हैं। वुमेन शुड रियलाइज, उनको रियलाइज करना चाहिए कि एक औरत अपने आप को सिविलाइज कैसे मानती है, कि सिविलाइज्ड औरत ऐसी नहीं है कि अगर वो अच्छे कपड़े डाल रही है, अच्छा फैशन कर रही है, अच्छी दिख रही है तो वो सिविलाइज्ड है, नहीं। उसको रियलाइज करना चाहिए कि वो हर टर्म्स में मैन के साथ इक्वल होनी चाहिए, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अप
अपग्रेड करने का। हर इकोनॉमिक, हर सोशल, हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो स्फेयर्स हैं वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फीमेल्स को। उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। जो ये कस्टम्स हैं, जो ये रीति रिवाज हैं शादी के, इसमें चेंज की ज़रूरत है। इवन जो बर्थ कंट्रोल का जो बर्थ कंट्रोल फॉर सेक ऑफ वुमेन्स अपलिफ्टमेंट एंड लिबरेशन की ज़रूरत है। मीन्स औरत के पास भी उतना ही कंट्रोल होना चाहिए कि उसने बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती थोप दिया जाए। वो कहते हैं कि ये मर्दों की हिपोक्रेसी है। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे कंसेप्ट मर्दों ने बनाए हुए हैं चेस्टिटी के कंसेप्ट जो बनाए हुए हैं। जो चेस्टिटी क्या होती है? सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रखना अपने आप को। मीन्स जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं तो वो अपनी पवित्रता लूज कर देती हैं, ऐसा मानना है मर्दों का। ठीक है, तो जो ऐसी औरतें हैं जो एक से ज़्यादा मेल के साथ रिलेशन रखती हैं, उनको प्रोस्टिट्यूट बोला गया है। वो कहते हैं ये गलत है। औरत को तो आप बोल देते हो, तो ये चीज़ मर्द के लिए भी होनी चाहिए। मर्द को मेजर करने के लिए कोई ऐसा पैरामीटर क्यों नहीं है? डिड नॉट ऑब्टेन सच नॉर्म्स ऑन देमसेल्फ। मर्द जो हैं वो अपने साथ ऐसी चीज़ें नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ये उन्होंने पैरामीटर्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। इफ देयर शुड बी ट्रू फ्रीडम फॉर वुमेन, देन देयर शुड बी इक्वल जस्टिस फॉर मेन एंड वुमेन। अगर ट्रू फ्रीडम हो तो जस्टिस भी इक्वल होना चाहिए। चेस्टिटी शुड बी मेड कॉमन टू बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये जो मैंने ऊपर बात की चेस्टिटी की, ये दोनों के लिए होनी चाहिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है ना? जैसे मेल मेंबर हैं तो उनको पार्टनर कैसा चाहिए? जिसका किसी के साथ रिलेशन ना रहा हो, अफेयर ना रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हुई हो। तो मेल के लिए भी ऐसा होना चाहिए, बट उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। ये कहते हैं परिहार, इनको परिहार या द ग्रेट मैन किसके ने बोला है? वुमेन्स एसोसिएशंस ने बोला है। इन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट किया है, वुमेन्स की एजुकेशन को सपोर्ट किया है, वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट की बात की है, उनका सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस अप करने की बात की है। तो बहुत सारी वुमेन्स एसोसिएशंस ने इनको टाइटल दिया परिहार का, जिसका मतलब होता है ग्रेट मैन। इनको थनथाई परिहार का टाइटल भी दिया गया है। थनथाई परिहार मीन्स इक्वलेंट टू फादर। ठीक है, परिहार ईवी रामास्वामी रूरल अर्बन डिवाइड की बात करते हैं। रूरल अर्बन मतलब शहर और गांव में एक डिवीजन है। क्या डिवीजन है? कहते हैं कि गांव जो है वो अंडर डेवलप्ड है, तो गांव के लोग जो हैं वो शहरों के लोग और गांव के लोगों में एक फर्क बनाया गया है। क्या फर्क बनाया गया है? जैसे कास्टिज्म होता है, जैसे गांव के लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता है। वो कहते हैं परिहार emphasized on complete urbanization and thus elimination of villages। वो कहते हैं कि गांव होने ही नहीं चाहिए, गांव को कंप्लीटली खत्म करने की बात की है और पूरे तरीके से गांव को शहर बनाने की बात की है। तो किसने बोला है कि गांव को खत्म कर देना चाहिए? खत्म करने का मतलब है गांव को शहर बना देना चाहिए, कंप्लीट अर्बनाइजेशन ऑफ विलेजेस। तो ये बोला है परिहार ने। क्या बोला है उसने? उसने बोला कि आज के टाइम में भी इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो भी रही है, बट फिर भी गांव और शहर के लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गांव के लोग गरीब हैं, शहर के लोग अमीर हैं। सोशल स्टेटस उनका लो है गांव के लोगों का, शहर के लोगों का सोशल स्टेटस हाई है। शहर के लोग गांव के लोगों को अनपढ़ गवार मानते हैं, उनको अनटचेबल्स मानते हैं। अब गांव का कोई आदमी शहर में काम करने के लिए अगर जा रहा है तो गांव के किसी वीआईपी फैमिली के अंदर क्या उसको साथ में बैठा के खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते। ऑफिसर लोग या बड़े लोग जो हैं वो नहीं खिलाते, उनके बर्तन अलग रखते हैं। तो यही तो है अनटचेबिलिटी। परिहार कहते हैं कि स्टेटस ऑफ रूरल एरियाज दैट इज गांव टू दैट ऑफ पंचामास के साथ कंपेयर किया है। मतलब गांव के स्टेटस को ऐसे माना जाता है कि जैसे पंचामास है। पंचामा मतलब दलित्स, अनटचेबल्स तमिल में। गांव के लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव के लोग दूध ला रहे हैं, गांव के लोग मक्की चावल हर चीज पैदा कहाँ हो रही है? गांव में। तो गांव के लोग मेहनत कर रहे हैं और एंजॉय कौन कर रहा है? शहर के लोग। बट गांव के लोगों को इंफीरियर माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। ठीक है,
द लेबरिंग एंड सर्वाइव्स ऑन मिनिमम वेजेस वाइल सिटी, मतलब गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके बदले में हल्का उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है शहर के द्वारा। ठीक है, वो कहते हैं, वो इसका रास्ता बताते हैं, वो कहते हैं कि गाँव को आपस में लिंक करना चाहिए, लिंक करके टाउन्स बनाओ, बड़े बड़े कस्बे बनाओ और वहाँ मॉडर्न स्कूल दो, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल दो, वहाँ शहर की तरह पार्क्स बना दो, वहाँ भी सिनेमा दो, थिएटर्स दो, वहाँ भी कोर्ट होने चाहिए, वहाँ भी मार्केट्स होनी चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि गाँव को खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो पूरे तरीके से और शहर बना दो। ठीक है, तभी ये फर्क खत्म होगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। कुडी आरसू, कुडी अरासू, कुडी अरासू क्या है? कुडी, कुडी अरासू इनका वीकली न्यूज़पेपर है, 1925 में इन्होंने स्टार्ट किया था परिहार ने। रिवॉल्ट इनका इंग्लिश मैगजीन है एक। कुडी आरसू क्या है? इनका वीकली मैगजीन है। रिवॉल्ट इनका वीकली मैगजीन है, ये इंग्लिश का मैगजीन है, 1928 में इन्होंने स्टार्ट कराया था, पब्लिश करवाया था। हाँ, पुरुची द रेवोल्यूशन, ये भी इन्हीं का है, 1933 का है। और विद्युत हलाई जो हम बात कर चुके हैं, जो जस्टिस पार्टी का पेपर था, ये भी परिहार इसको पब्लिश एडिट करते थे, इसके एडिटर थे। तो 4 इनके वर्क आपने याद रखने हैं, जो कि एक न्यूज़पेपर है, कौन सा? विद्युत हलाई, विद्युत हलाई न्यूज़पेपर है, जो जस्टिस पार्टी का पेपर था, एडिटर ये खुद थे। इसके अलावा रिवॉल्ट इनकी मैगजीन है, कुडी अरुसू इनकी मैगजीन है और पुरुची इनकी मैगजीन है। कुडी अरुसू, रिवाल्ट, पुरुची, कुडी अरुसू, रिवाल्ट, पुरुची। तो जल्दी से कुछ इनका रिवीजन कर लेते हैं क्विक वे में, जैसे हम करते हैं अपने लेक्चर्स में। तो परिहार कहते हैं इनको, या थंथाई परिहार कहते हैं। सोशल इनजस्टिस के खिलाफ काम किया इन्होंने, रैशनलिज्म को प्रमोट किया है, एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई है इन्होंने, ब्राह्मण की डोमिनेंसी या हेजीमनी के खिलाफ काम किया है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट किया है, इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया है। ड्रेविडियन मूवमेंट, अब समझ आ गया होगा, ड्रेविडियन लोगों के राइट्स के लिए मूवमेंट थी ये। ड्रेविडियन आइडेंटिटी की बात किया इन्होंने, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ना, नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन को अपोज किया है इन्होंने कि वी आर बेस्ट, साउथ इंडियंस को इन्होंने प्रमोट करने की बात की है। इंडिपेंडेंट ड्रेविडियन नेशन बनाने की बात की है, जिसका नाम बताया इन्होंने ड्रेविडा नाडु, ड्रेविड नाडु, ए साइलेंट रहेगा, ड्रेविड नाडु, ड्रेविडियन लोगों का देश, मतलब तमिलनाडु को ड्रेविडा नाडु बना दो या ड्रेविड नाडु बना दो। तो ड्रेविडियन काजाकम या ड्रेविडर काजाकम क्या है, ये हम बात कर चुके हैं। आज की पार्टीज डीएमके, एआई डीएमके ड्रेविडियन काजाकम से इन्फ्लुएंस थे। ये एक रैशनल थिंकर थे, ये एथिज्म को प्रमोट किया इन्होंने, गॉड नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया है, और अंधभक्ति के खिलाफ इन्होंने बात की है, साइंस को प्रमोट किया है। ठीक है, लोगों को एनकरेज किया है कि ये रिलीजियस रिचुअल्स, कस्टम्स, रीति रिवाज जो हैं ब्राह्मणिकल डोमिनेंस में, इनके खिलाफ क्वेश्चन करो। वुमेन्स राइट पे काम किया है, इसीलिए इनको वुमेन्स ने परिहार बोला है, द ग्रेट मैन। वुमेन्स की एजुकेशन पे काम किया है, जेंडर इक्वालिटी पे काम किया है, वुमेन्स के राइट्स और रीमैरिज, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की है। इनकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन सी थी? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 की, एंटी हिंदी एजिटेशन, जहां ये तमिल को प्रमोट करते हैं, हिंदी के बदले में तमिल को प्रमोट करते हैं, ये 3 साल के लिए चली थी, 1937 से 40। मनुस्मृति को जलाया है इन्होंने, रिजेक्ट किया है, सोशल इक्वलिटी और तमिल आइडेंटिटी की बात की है, मॉडर्न तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और द्रविडियन आइडियोलॉजी की नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, आज की पॉलिटिकल पार्टीज भी इनसे इन्फ्लुएंस हैं, इनके द्रविड़ा काजाकम से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए, इस लेक्चर के और हमारे सारे लेक्चर्स के, तो आप हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, अगर यहाँ तक आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है सब्सक्राइब करने का, एक लाइक ही तो मांगा है, एक सब्सक्राइब ही तो मांगा है, एक कमेंट पॉजिटिव सा ही तो मांगा है, आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। थैंक यू सो मच।